दोस्तों, वो लम्हे एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर शख्सियत से हम आपका तारुफ कराते हैं, आप उनसे रूबरू होते हैं। इस प्रोग्राम की ये खासियत है कि हम हमारे सामने बैठी खास शख्सियत से ढेर सारे सवाल करते हैं और उन सभी सवालों के वे अपने ही अलग से अंदाज में जवाब देते हैं। अपनी ज़िंदगी के अहम लम्हों से वो हमें रूबरू कराते हैं, अपनी ज़िंदगी के अहम लम्हों के बारे में हमें वो बताते हैं। आज जिस मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। दोस्तों, जब दूरदर्शन का ज़माना था वे तब से एज अ कमेडियन टीवी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ढेर सारे टीवी सीरियल्स में काम किया, काफ़ी फिल्में की और थिएटर में भी वे काफ़ी बिजी रहते हैं। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने ढेर सारे इनाम जीते। उनका थिएटर के लिए जुनून कुछ इस तरह था कि एग्ज़ाम्स के दौरान भी वो प्लेस की रिहर्सल्स के लिए पहुंच जाया करते थे और जमकर रिहर्सल करते थे। उन्होंने अपने फादर के आगे एक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो उनके फादर ने उनका हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की और कहा कि प्रॉपर थिएटर ग्रुप ज्वाइन करो। तो उन्होंने एक थिएटर ग्रुप अंकुर आर्ट्स कायम किया और लगभग दर्जनों प्लेस किए, बहुत सारे ढेर सारे उन्होंने प्लेस किए। उसके बाद उन्होंने पूना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। लगभग 30 वर्षों तक वे इप्टा से भी जुड़े रहे। उनका एक सीरियल यस बॉस बेहतरीन सीरियल, कामयाब सीरियल रहा। और कौन भाई, हम बात कर रहे हैं राकेश बेदी जी के बारे में। तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। राकेश जी, आपका हमारे शो वो लम्हे में बहुत बहुत तहे दिल से एक इस्तकबाल है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आपने मौका दिया इस शो में आने का, आपसे बात करने का। कैसी बातें करें, कमाल करते हैं। इतने बिजी शेड्यूल में से आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए राकेश जी कि आप इतनी आपने कॉमेडी की है इतने फिल्म्स और सीरियल्स में, तो ये जो कॉमेडी है ये बहुत मुश्किल मानी जाती है। तो आपको क्या लगता है, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, हंसना हंसाना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये आसान है? देखिए, ऐसा है कि हंसना और हंसाना दोनों ही थोड़ी मुश्किल काम है। और हंसना तो आजकल और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि ज़िंदगी में टेंशन लोगों की बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि हंसने को ईजी कर देना चाहिए। अपने आप सिस्टम के अंदर, हर बॉडी के अंदर एक ऐसा एक बटन होना चाहिए कि जिसको आप दबाएं और आप फ़ौरन हंस दें और सारी टेंशन जो है वो गायब हो जाए। काश ऐसा होता। काश, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी अपनी तकलीफ़ को भुला दें और फ़ौरन हंसी की तरफ आ जाए। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको जो समस्या आज प्रॉब्लम, जो मसले बहुत बड़े लग रहे हैं वो छोटे हो जाते हैं, छोटे लगने शुरू हो जाते हैं। 2 दिन के बाद छोटे होते हैं, 4 दिन के बाद छोटे हो जाते हैं। जितना आप आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे की जो मसाइल है वो छोटे होते रहते हैं। लेकिन जो हंसाना है वो एक टेक्निकल काम है, उसमें थोड़ी सी तैयारी चाहिए, थोड़ी सी एक बेंड ऑफ माइंड चाहिए कि आप कैसे हंसाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे एक आदमी जोक सुनाता है तो वो अच्छा सुनाता है, लेकिन वही जोक दूसरा आदमी सुनाता है तो आपको हंसी नहीं आती है, लेकिन बात वही है। तो एक अंदाज़े बयां एक हर आदमी का अलग होता है। तो ये बताइए कि आप शुरू से ही एक अदाकार बनना चाहते थे या ज़िंदगी ने आपको बना दिया? नहीं, मुझे ज़िंदगी ने कुछ नहीं बनाया। मैं जो बनाऊँ वो खुद ही बनाऊँ। ज़िंदगी मतलब ये कि कोशिश तो करनी पड़ती है इंसान को, लेकिन ये बड़ी प्लान्ड मेरा है। ऐसा नहीं कि मैं सडनली एक दिन मुझे लगा कि मैं एक्टर बनूंगा और मैं अदाकार बन गया। बहुत मेहनत तपस्या के बाद। हाँ, वो तो मेहनत तो करनी पड़ती है और फिर उसके चैनल जो हैं, राइट चैनल ढूंढने पड़ते हैं इंसान को। लेकिन मैंने कुछ और बनने की सोची ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कभी सोचा कि मैं कुछ ये बनूंगा, फिर फाइटर बनूंगा, फिर पायलट बनूंगा, फिर या इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। ऐसा कोई ख्याल मेरे मन को छू तक भी नहीं गया। ये बताइए, आपका थिएटर से बहुत लंबे अरसे तक ताल्लुक़ रहा है, तो आपको क्या लगता है थिएटर एक आदमी को एक एक्टर बनाता है? थिएटर से मेरा ताल्लुक़ पिछले 30-32 सालों से है और आज भी है। अगले कुछ दिनों में मेरे दिल्ली में मेरे शोज़ होने जा रहे हैं, उसके बाद पंजाब में शोज़ है, फिर बॉम्बे में चलते रहते। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से एक पहलवान के लिए अखाड़ा ज़रूरी होता है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, या एक सिंगर के लिए रोज़ सुबह उठ कर रियाज़ करना ज़रूरी होता है, उसी तरह से एक्टर के पास यही एक ज़रिया है जहाँ पर वो अपनी बॉडी के जो ताव पेच हैं या जो ढीले तार हैं या जो रफ़ एचेज़ हैं उनको वो ठीक कर सकता है, कस सकता है। लेकिन मुझे अफसोस की बात है कि आजकल जो नए लड़के आते हैं वो स्टारडम
के चक्कर में और उस चक्कर में इतनी जल्दी उस स्टारडम के पीछे बह जाते हैं कि सब छोड़ छाड़ के उनको लगता है कि बस 2-4 ऑटोग्राफ साइन कर लिए, कुछ लोगों ने पहचान लिया तो हम स्टार बने। और ये बताइए राकेश जी कि आजकल छोटा पर्दा बहुत ग्रो कर रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो बड़े पर्दे तक आ चुका है या कभी आएगा, या उसका एक अपना अलग आप कहेंगे कि मुकाम है? देखिए, एक कहावत है कि इफ़ यू आर नॉट ऑन टेलीविजन, उसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि अगर आप एक फिल्म भी बनाते हैं तो आपको पहले टेलीविज़न पे बताना पड़ता है कि मैंने एक फिल्म बनाई है। हालांकि वो चलेगी बड़े पर्दे पर, लेकिन टेलीविज़न पे आपको आके बताना पड़ेगा कि भाई मेरी फिल्म आ रही है, देखो, उसके प्रोमो चलते हैं, उसके एड्स चलते हैं, उसके इंटरव्यूज़ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? टीवी पे चलते हैं। पर्दे पर तो खाली फिल्म चलेगी बड़े पर्दे पर। बिल्कुल। तो टेलीविज़न जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडिया है, इट्स कम हियर टू स्टे, हमेशा रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। मतलब जब It's like it's purely entertainment. It's purely momentary entertainment. Okay. It doesn't have longevity. Yeah. लेकिन फिल्म, अगर आपने शोले आज से 30 साल पहले देखी थी, तो आज भी अगर वो आती है तो आपके दिल में एक कॉर्ड वो छिड़ती है, एक तार बजता है, क्रिएटिविटी की हिस्ट्री छोड़ता है। जी हाँ। वो जो एक बड़े कैनवस की जो एक बड़ापन होता है बड़े कैनवस का, उस बड़ेपन में बिगर देन लाइफ स्टार्स होते हैं, बिगर देन लाइफ उसकी कहानी होती है, बिगर देन लाइफ उसकी सारी की सारी प्लेसमेंट होती है। बिल्कुल, है ना? तो वो एक दिमाग के ऊपर एक लंबे अरसे तक उसका असर रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक फ़र्क है, बेसिक फ़र्क है। और फिर भी जैसे आजकल छोटे पर्दे की वजह से कितने ऐसे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो वहाँ तक अगर नहीं पहुँच पा रहे, तो इट्स हेल्पिंग आउट एज अ सर्वाइवल आल्सो। बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं यू ग्रो एज एन एक्टर, क्योंकि रोज आपको नया माल चाहिए ना। हाँ। जो आपने जो आज देख लिया, आप उसको कल देखने में इंटरेस्टेड नहीं। इट्स लाइक टुडेज न्यूज़पेपर। आप जैसी रात होती है तो आप जब तक आप दिन खत्म नहीं होता, आप उस अखबार को संभाल के रखते हैं कि नहीं भाई इसको मत फाड़ो यार, इसको मत पे कुछ मत लिखो, आज का अखबार है ना। लेकिन कल जो है वो आज के अखबार की वैल्यू 0 हो जाती, क्योंकि कल नया अखबार आ गया। तो टेलीविज़न इसी तरह से है, रोज़ एक नया अखबार आता है, एक नया दिन आता है। तो पुराने दिन को आप मतलब भूल जाते हैं, उठा के फेंक देते हैं अपनी मेमोरी में से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई भी तजुर्बा ख़राब नहीं है। अगर तजुर्बा ख़राब भी है तो उससे कुछ सीखना ही चाहिए। एक बड़ा अच्छा शेर है, इस बात पे मैं आपको सुनाता हूँ। I would love to. कि ये बेगम अख्तर की गाई हुई गज़ल है, उसका एक शेर है कि मेरे लब पे शिकवाए अहले सितम नहीं, मेरे लब पे शिकवाए अहले सितम नहीं, मुझको जगा दिया यही एहसान कम नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात तो है। मेरी तो लाइफ की ये फिलॉसफी है कि मुझे किसी से कभी कोई गिला नहीं होता है, कोई शिकवा नहीं होता है। अगर मैं नाराज़ होता भी हूँ किसी से तो कुछ समय के लिए होता हूँ, उसको फ़ौरन भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर कोई गलत चीज़, गलत फहमी या गलत बात या किसी के अगेंस्ट कोई गलत एक फीलिंग जो है, उसको जज्बे को मैं अपने अंदर जब्त करता ही नहीं। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा बताइए राकेश जी, यादगार पल, लम्हा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे, वेदर इट इज़ पर्सनल और प्रोफेशनल? और यादगार लम्हे तो हज़ारों हैं, लेकिन एक जो मैं छोटी सी बात भूलता नहीं हूँ कि मेरा ख्याल कि मैं दुनिया का अकेला ऐसा दूल्हा हूँ। दूल्हा। अच्छा। मतलब जब मैं दूल्हा था जिस दिन, कि मैंने अपनी शादी में अपनी घोड़ी पर बैठकर और लोगों के साथ जो मेरी बारात में शरीक नहीं थे, उनके साथ मैंने फोटो खिंचवाए, घोड़ी से आधा नीचे लटक कर, ताकि उनके साथ मैं और ऑटोग्राफ साइन किए। सब लोग। हाँ, मतलब अपनी मेरी बारात जा रही है और मैं लोगों के लिए ऑटोग्राफ साइन कर रहा हूँ और फोटो खिंचवा रहा हूँ उनके साथ, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि ये राकेश बेदी की बारात है। वाओ, दैट्स सो नाइस। तो कितनी अच्छी फीलिंग होगी कि दो खुशियाँ, एक तो एज ए एक्टर लोग आपको कितना पसंद करते हैं, आपकी शादी हो रही है। हाँ, मतलब ये एक अजीब सा वो, और सब लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर कि ये आदमी कर क्या रहा है, इसकी शादी है, ये कैसे बिहेव कर रहा है। आपने यूँ तो बताया राकेश जी के टीवी यानी छोटा पर्दा और बड़े पर्दे में क्या एक फ़र्क है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगी, अगर हम इस मुद्दे पर आए कि थिएटर, टीवी सीरियल्स एंड फिल्म्स, इन तीनों में मेजर लेवल पर क्या एक ऐसा फ़र्क है जो आपको लगता है कभी भी नहीं दूर हो सकता? देखिए, ये तीनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें कभी मर्ज नहीं हो सकती। ये तीनों चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकती। लेकिन तीनों का मज़ा अलग है, लुत्फ़ अलग है। अब जो टेलीविज़न है उसका स्टारडम जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ अरसे के लिए है।
Yeah. You know, it's not for posterity, it's not for life, it's not for eternity. जब तक इट्स ऑन एयर, क़यामत तक नहीं है मतलब। यार मैंने वो रखा है। जी। और जो बड़ा पर्दा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज आप स्टार हैं, लेकिन जैसे ही आपका वक्त खत्म होगा तो पीछे से एक नया स्टार आ जाएगा और आपको लोग भूल जाएंगे, यू नो। क्योंकि इस समय जब रामायण चलता था, लोग टीवी के सामने जो है वो जूते उतार के टीवी देखते थे, टीवी को हार पहनाते थे, यू नो। और जो एक्टर राम की और सीता उनका की, तो काफी टाइम के लिए जो राम की सीता की जो रोल करते थे, उनको वो पूछते थे, उनको मतलब उनको राम ही समझते थे। लेकिन रामायण खत्म हो गया, महाभारत आ गया, तो वो रामायण भूल गए, उस टाइम में। फिर वो लोग स्टार बन गए। बिल्कुल। तो इस तरह से, लेकिन जो बड़ा पर्दा है उसकी जो लॉन्गिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आपके दिल पे असर करता है। और उसमें एक ख़ास बात यह है बड़े पर्दे में कि बड़ा पर्दे में जब फिल्म देखते हैं तो आप सारी बत्तियां बुझा कर देखते हैं। आप मोबाइल फ़ोन ऑन करके नहीं देखते, आपको बार बार किचन में दौड़ना नहीं पड़ता है देखने के लिए कि चूल्हे पे क्या रखा है। बार बार आपको उठ के अपनी घंटी जो बजती है दरवाजे की, दरवाज़ा खोलना नहीं पड़ता है। तो आपकी ज़ीरो डिस्टर्बेंस है। आप पैसे खर्चते हैं बड़े पर्दे पर जाने के लिए, छोटा पर्दा पॉकेट में देखने को मिलता है। बड़े पर्दे के लिए आप पैसे खर्चते हैं, अंधेरे में देखते हैं, और अंधेरा इसलिए करते हैं ताकि आप कंसंट्रेशन जो है आपका ध्यान जो है वो पूरा पर्दे की तरफ हो। तो आप उसको एक थॉरो उसका मज़ा लेते हैं, और इसलिए वो आपके साथ अगर अच्छा हो, अच्छी फिल्म हो, तो आपके साथ बहुत लंबे अरसे तक वो रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ रही है आप थिएटर की तरफ। तो जो थिएटर है वो तो एक ऐसा मीडियम है जिसका कोई जोड़ ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो एक परफॉर्मेंस की जो सेटिस्फैक्शन है करने वाले की और फिर वो देखने वाले की भी, हालांकि उसकी पहुंच बहुत कम है। टेलीविज़न तो एक शो चलता है तो उसको एक ही झटके में मतलब पूरा देश देख लेता है, यू नो। फिल्म एक हिट होती है तो उसको 1-2-4 महीने के थोड़ा फिल्म जिसे बनने में बहुत वक्त लगता है, सीरियल जल्दी जल्दी, तो वो तो खैर उसका जो टेक्निकल उसके पॉइंट है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि पहुँच की बात कर रहा हूँ कि टेलीविज़न एक ही रात में हर घर में पहुँच जाता है पूरे देश में। फिल्म जो है जो देखना चाहते हैं लोग, वो 2-4 महीने में हर लोग, जितने भी लोग देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं। लेकिन थिएटर एक शो करता है एक आदमी तो उसको 200, 300, 400, 500 लोग देखते हैं, यू नो, एक शो पे। लेकिन इसलिए वो एक कमाल का मीडियम है कि एक आदमी या कुछ आदमी अपने फ्लैश और ब्लड के साथ और अपना पसीना बहाकर आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो, लाइव आपके सामने। और उसमें कोई नो ऑप्शन फॉर रीटेक, कोई गलती का कोई चांस नहीं है, you know? और अगर कोई गलती की जाएगी तो उसको माफ़ भी नहीं किया जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि लोग उठ के जा सकते हैं और लोग आप अंडे भी मार सकते हैं, जबकि टीवी पे ऐसा नहीं है। टीवी पे अंडे मारे तो आपका टीवी फूट जाएगा तो लेकिन यहाँ तो एक्टर का सर फूट सकता है। तो ये उसके प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, लेकिन जो फिर मज़ा आता है एक अच्छे शो के बाद, जो मज़ा आता है वो पूरी बहुतों से ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल टीवी जो है उसमें आपको क्या लगता है कि इतने अरसों में क्या बदलाव आया है उसकी टेकिंग, उसकी क्रिएटिविटी और शोबिज़ में? देखिए, बदलाव तो वक्त के साथ आता ही है। जो चीज़ें हम आज से 2 साल 4 साल पहले इजीली एक्सेप्ट करते थे, उनको एक्सेप्ट आज नहीं करते हैं। लेकिन मुझे एक बड़ा अफसोस है कि एक अजीब सी ग्रामर बन गई है टेलीविज़न सीरियल्स की, और वो ग्रामर मुझे हर सीरियल में नज़र आती है, भले वो मैं दोपहर को अभी देख रहा हूँ या रात को देख रहा हूँ या सुबह देख रहा हूँ। वो जो और ठुश और फुश, ये जो चलता है टेलीविज़न पे, ऐसा लगता है कि जो उसकी, और ये हर सीरियल में चल रहा है, ऐसा नहीं कि खाली एक सीरियल में। हाँ, जितने भी आप सीरियल उठा के देख लीजिए, कि सुबह से लेकर रात तक कोई आप देख लीजिए, जिसमें आपको दिखाना है कि आदमी परेशान है, तो उसको परेशान दिखाने का कोई तरीका ही नहीं आपके पास, कि आप यहाँ कैमरा यूँ करें और क्यों करें और थालियाँ बजाएं, ठा टू, ये सब। तो लेकिन वो उससे क्या हो गया है कि कोई एक सीरियल दूसरे से जुदा ही नहीं है, अलग ही नहीं है, सब एक जैसे ही मुझे लग रहे हैं आजकल। तो ये थोड़ा सा मुझे एक अखरता है। बाकी तो ये है कि वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होती है। मेरे ख्याल ये दौर भी चला जाएगा। ये बताइए राकेश जी कि आपने जितने सारे किरदार निभाए हैं, शायद आपको याद भी नहीं होगा, इतना लंबा आपका करियर है, उसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा किरदार आपका कौन सा है? एक मैंने फिल्म की थी काफ़ी साल पहले, पुलिस पब्लिक नाम की।
तो उसमें राजकुमार साहब थे मेन किरदार में। तो उसमें एक मेरा अच्छा बहुत क्यूट सा कैरेक्टर था जो इट वॉज अ मर्डर मिस्ट्री। तो एक वो वॉचमैन है, नेपाली है, वहाँ रहता है जहाँ पर सब खून हुआ। वो एक फिल्म थी तिरंगा। अच्छा। तो उसमें एक छोटा सा खबरी लाल का किरदार था मेरा कि वो खबरें देता रहता है, लेकिन जैसे टीवी के अनाउंसर खबर देते हैं वैसे ही खबर देता है कि आज क्या हुआ। अभी अभी समाचार मिला है कि वहाँ कुछ लोग बम फेंकने वाले हैं, यू नो। तो इस तरह से वो समाचार देता है और बाद में उसका खून हो जाता है। राकेश जी, ये बताइए कि आजकल जो सीरियल्स हैं वो सास बहू सोप्स इन सब चीज़ों से भरे हुए हैं। कॉमेडी विच इज़ अपने आप में एक नायाब है, भारी ज़िंदगी को हल्का करने का एक ज़रिया है, वो इतनी कम होती जा रही है, तो ऐसा क्यों है? उसकी वजह शायद ये है क्योंकि लोग हमारे देश में अक्सर लोग जो है वो हंसना पसंद नहीं करते, उनको रोने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए जो है आप देखिए रोज़ शाम को हमारा देश जो है वो एक मिलकर 8 से 10 के बीच में ढेर सारे आंसू बहाता है। हाँ। मिलकर रोता है। लेकिन अब कुछ चैनल्स को मैं डेफिनेटली दाद देना चाहूँगा कि वो कॉमेडी को फोर फ्रंट पर लेकर आए हैं और कॉमेडी एक बार फिर से पॉपुलर हो रही है। उसकी एक वजह है क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप कोई फिल्म देखते हैं या कोई थिएटर देखते हैं तो आप रोते तो अकेले में हैं। आपका आंसू निकलता तो आप हमेशा ऐसे पहुंच लेते हैं और फिर देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा बाजू वाला है ना, ऐसा होता है। क्योंकि आप एम्बैरेस होते हैं कि अगर मैं रोती हुई पकड़ी गई तो क्या क्या बोलेंगे, देखो फिल्म देख के रो रही है ना। लेकिन जो लाफ्टर है उसमें साउंड निकलती है, आपको हंसना पड़ता है, तो उससे लोग कॉन्शियस होते हैं कि मैं हंसूं कि नहीं हंसूं, मैं हंसूंगी तो लोग क्या समझेंगे मैं कैसे हंस रही हूँ, मेरी आवाज़ कैसे निकल रही है। लेकिन वो कुछ देर के लिए होता है, लेकिन एक बार जब सब हंसना शुरू कर देते हैं फिर आदमी भूल जाता है, फिर खुल के हंसता रहता है। कॉमेडी की स्क्रिप्ट लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो शायद मेहनत से भी आपको क्या लगता है कतराते हैं? डेफिनेटली किसी को रुलाना बहुत आसान है। अब आप मेरे सामने बैठी हैं, मैं आपको एक थप्पड़ मारूं, आप बोलूं गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, तो आप रो पड़ेंगे, है ना। आप बोलेंगे ये क्या बदतमीजी है, मेरे घर पे बुलाया। लेकिन हंसाना थोड़ा मुश्किल है। कॉमेडी में मैं अगर आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं तो उस लतीफ़े का एक प्रॉपर बिगनिंग होना चाहिए, एक मिडल होना चाहिए, एक एंड होना चाहिए। अगर वो 1 सेकंड भी एक्सटेंड हो गया तो आपका लाफ्टर नहीं आएगा। बिल्कुल, है ना। तो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके पीछे इसलिए कॉमेडी में ज़्यादा मेहनत लगती है बिकॉज यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। राकेश जी, प्रोडक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? कभी उसके बारे में आपने नहीं सोचा? प्रोडक्शन में हेडेक बहुत ज़्यादा है। हाँ। और मैं शायद जो है तिजारत के लिए बना नहीं हूँ, मतलब बिजनेस मुझे इतना ठीक से आता नहीं। कलाकार हूँ तो मैं कलाकारी ठीक हूँ। ऐसा सुनना है कि आपने डायरेक्शन की ओर रुख करने का फैसला किया था? जी, मैंने फैसला किया और मैं करूँगा। अच्छा। मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। ओके, लाइक कुछ हम जान सकते हैं उसके बारे में? ये मैं कोशिश कर रहा हूँ एक फिल्म बनाने की, जो मेरा जो एक प्ले है मसाज, ओके, जो मेरा सोलो परफॉर्मेंस है। अच्छा। 2 घंटे का सोलो मैं परफॉर्म करता हूँ, तो उसमें मैं 24 किरदार निभाता हूँ उस 2 घंटे के दरमियान। लेकिन वो 24 किरदार जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो वो लाइव हो जाएंगे, वो अपना अपना किरदार निभाएंगे। अच्छा, आप ही उसमें अदाकारी करेंगे? मैं शायद करूँ या नहीं करूँ, लेकिन मैं उसकी हिदायतकारी तो करूँगा। ये बताइए कि वैसे ये एक और आपने रूप बता ही दिया है कि ये भी आप अब करने वाले हैं, और कौन से नए रूप हैं जिसमें हम आपको आने वाले समय में देखने वाले हैं? देखिए, नए रूप तो अब मैं कोई लड़की तो हूँ नहीं कि रोज़ एक नया मेकअप करूँ, नए बाल बनाऊँ। रूप तो मेरा ऑलमोस्ट वही है। लेकिन बस मेनली कलाकारी है और कुछ पढ़ता हूँ, कभी कभार कुछ लिखता भी हूँ। बिल्कुल, आपको शायरी और इन सब चीज़ों का भी शौक है, तो ये मतलब ये कैसे हुआ? शुरू से ही, बचपन से ही? हाँ, काफ़ी अरसे से है ये मुझे शौक है लिखने पढ़ने का। थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेता हूँ शायरी की। ऐसे मत कहिए, आप तुकबंदी नहीं, आप ऐसे मत कहिए। आप एक काम करते हैं, कोई एक ऐसा शेर जो आपके दिल के बहुत करीब, आप बहुत दिल से आपने लिखा हो, वो अगर आप हमें सुना दे तो। सोचता हूँ दोस्तों की इनायतों के बाद ये, सोचता हूँ दोस्तों की इनायतों के बाद ये, ज़लज़ले कमज़ोर थे या मेरा घर पुरजोर था। वाह। वफा इनायत करम नवाजिश,
प्यार और मेहरबानियाँ, गुजरे वक्तों में सुना है बस इन्हीं पे जोर था। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा शेर है, लेकिन मैं ये दो शेर आपकी नज़र किए। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा राकेश जी, मैं चाहूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, फैंस हैं, आपके चाहने वाले हैं, अगर आप उन्हें कोई एक ऐसी राय मशवरे से नवाजें जिससे आगे बढ़ने में उन्हें आसानी हो। देखिए, मेरी तो एक ही फिलॉसफी है ज़िंदगी में, वो ये है कि आदमी आगे तब बढ़ सकता है अगर वो मेंटली, अपने दिमागी तौर पर वो शांत हो। और आज की दुनिया में ये बहुत अहम एक मुद्दा है और मसला है कि आप अपने आप को ठंडा, शांत, अपना जो आपका नेचर है, आपका स्वभाव, उसको कैसे रखें। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप हंसिए और हंसाइए। और उसका सबसे और भी आसान तरीका हंसने का ये है कि हर बात के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जब आप किसी बात का दूसरा पहलू देखेंगे तो आपको डेफिनेटली हंसी आएगी। और जब आप आज के मसले को कल देखेंगे, एक दिन के बाद देखेंगे, तो आज का मसला आपको छोटा दिखाई देगा। आपको लगेगा अरे यार, मैं इस बात पे इतना बिगड़ा हुआ था, इस बात पे मैंने झगड़ा किया, छोटी सी थी, इस बात पे मैं इतना नाराज हो गया, इस बात के लिए मैंने गुस्सा किया, तो आपको, क्योंकि तब से शायद एक और मसला आपके सामने होगा। लेकिन तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी बात को दिल से ना लगाएं और ज़िंदगी में हंसना सीखें और लोगों को माफ़ करना सीखें। आजकल जैसे न्यू कमर्स आ रहे हैं, हर बॉम्बे में रोज़ ही भीड़ बढ़ती जा रही, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। यू गो एंड वॉच ऑडिशंस हैपनिंग, सिर्फ 5 ही लोग काम के होते हैं, पता नहीं कितने सारे लोग होते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है वो खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, एक छलावे में है कि हमें ये बनना है, पर शायद रास्ता ठीक नहीं है या गाइडेंस प्रॉपर नहीं है या वो खुद को नहीं जानते। तो इस बारे में आपका क्या मत है? इसीलिए कहता हूँ कि थिएटर करना चाहिए। मैंने पहले इस प्रोग्राम में कहा कि थिएटर करना चाहिए। थिएटर करने से क्या होता है कि आपको पता तो चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कि आप इस लाइन के काबिल हैं या नहीं है। वरना शीशे के सामने खड़ा होकर तो हर आदमी को लगता है कि मुझसे स्मार्ट कोई आदमी है ही नहीं दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे हैंडसम मैं हूँ, सबसे स्मार्ट मैं हूँ, सबसे बड़ा एक्टर मैं हूँ, है ना। अमिताभ बच्चन भी मुझसे छोटे हैं, हर आदमी को ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि आईना जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता, जो आदमी देखता है उसके लिए उसको लगता है ये सच बोल रहा है, भाई मैं तो हूँ ही महान। लेकिन जब आप थिएटर करेंगे, कुछ करेंगे, किसी के सामने जाएंगे, कुछ परफॉर्म करेंगे, एक 500 आदमी बैठा हुआ है आपको देखने के लिए और आप माइक लेके खड़े हुए हैं, आप कितनी देर तक खड़े रहते हैं। जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप वाकई कितने पानी में हैं, कि आप इस लाइन के काबिल हैं या नहीं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना सोचे समझे इस लाइन में आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए एक तैयारी करनी चाहिए। जब आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप पहले कुछ पढ़ाई करते हैं ना डॉक्टर की, थोड़ी आप सिर्फ दुकान खोल लेते हैं और इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, आप पहले उसकी तैयारी करते हैं, कुछ सोचते हैं कुछ। चलते चलते मैं चाहूँगी राकेश जी, हमने बहुत बात की फिल्मों के बारे में, सीरियल्स के बारे में, एक अगर आप चाहें तो सीरियल, लेकिन फिल्म तो आपको बतानी ही पड़ेगी जो आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद है, आप उसे कई बार देख सकते हैं। मेरी एक फिल्म जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है चश्मे बंतूर। मैं उसको कई बार देखा है मैंने। वेरी वेल मेड फिल्म, गुड फिल्म। राकेश जी, वो लम्हे में हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इन यादगार पलों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत मेहरबानी आपकी कि यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम में आपके साथ बात कर रहा हूँ। आपने हमें इस लायक समझा, उसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू।